आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर एंड ए हॉलो सिलेंडर बोथ ऑफ द सेम मास एंड सेम एक्सटर्नल डायमीटर आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बोथ रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो कह रहा है एक ठोस सिलेंडर है, एक खोखला सिलेंडर है, दोनों का द्रव्यमान सेम है और दोनों का बाहरी व्यास सेम है और दोनों को बराबर ऊंचाई से समान समय में एक ढलान वाले तल पर छोड़ दिया गया है और दोनों लुढ़क रहे हैं बिना फिसले हुए। तो कह रहा है कि तली पर यानी बॉटम पर पहले कौन पहुंचेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इस तरह का पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया है। तो टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, अगर लुढ़कते हुए जाता है तो टाइम t इक्वल टू √2l1 + k² sin थीटा ये फार्मूला होता है। इसको पहले भी हमने बॉक्स में बंद कराया है और फिर से बॉक्स में बंद कर लीजिए कि ये टाइम है कि बॉटम तक यानी तली तक इंक्लाइंड प्लेन में कितने समय में कोई वस्तु पहुंचेगी। तो यहाँ पर L जो है, जो ढलान वाला तल है, जैसे ये मान लीजिए ढलान वाला तल है, इस तरह से ढलान वाला तल है, तो ये जो ढलान है ये लंबाई L है। तो L इज लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब झुके हुए तल की ये लंबाई L है जो इसमें है। और फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो हमने आपको बताया था सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का निकाल करके रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था mr², जो भी इसका हो, जैसे सॉलिड सिलेंडर का ½ mr² होता है, तो ½ mr² इक्वल टू mk² कर देंगे। तो यम कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा r/√2। तो ये k बराबर आ जाएगा, ये देखिए स्क्वायर हटेगा, नीचे √2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है, चाहे k² बराबर ½ r², एक ही बात है। और हॉलो सिलेंडर खोखले गोले के लिए, तो खोखले गोले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण होता है वही रिंग का होता है, छल्ले का। तो हो जाएगा mr² बराबर mk²। हॉलो सिलेंडर या फिर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो अब यहाँ पर m से m कट जाएगा, ये दोनों कैपिटल हैं, एक ही m रहेगा सेम। तो k² इक्वल टू r² हो जाएगा, वही देखिए निकाला है। तो यहाँ पर देखिए हॉलो सिलेंडर के लिए k² इक्वल टू r² आ रहा है और सॉलिड सिलेंडर के लिए k² इक्वल टू r²/2 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि k² इक्वल टू 0.5 r² आ जाएगा। तो हेंस सॉलिड सिलेंडर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। सॉलिड सिलेंडर के लिए k² की वैल्यू कम है खोखले बेलन की तुलना में, इसलिए ठोस बेलन हमारा पहले पहुंचेगा खोखले बेलन की तुलना में। तो सॉलिड सिलेंडर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो k की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए k की वैल्यू कम आएगी तो उसके लिए t की भी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि यहाँ जब मान रखेंगे तो t भी कम आएगा। तो इस प्रकार से 86 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ड्रम ऑफ रेडियस r एंड मास m रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। एक ड्रम है हमारे पास जिसकी त्रिज्या r है, द्रव्यमान m है और बिना फिसले हुए वो लुढ़क रहा है। एलॉन्ग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा, एक झुके हुए तल पर जिसका कोण कितना है, झुकाव कोण थीटा है। तो कह रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही होगा।
तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी झुके हुए तल में घर्षण यानी फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो फिसलेगा, क्योंकि रुकावट कुछ रहेगी नहीं तो फिसलेगा। केवल घर्षण की वजह से वो लुढ़कने लगता है, क्योंकि जब उसमें रुकावट आती है तो रुकावट की वजह से नीचे वाले भाग को वो फिसलने नहीं देता तो लुढ़कने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है, स्थानांतरण गति है, उसको घूर्णन गति में बदल देता है हमारा घर्षण बल यानी फ्रिक्शन। तो वही देखिए लिखा गया है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कन्वर्टेड सम पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। तो जो घर्षण बल है ये हमारा कुछ स्थानांतरण गति यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी को, स्थानांतरण ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में बदल देता है। तो 87 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। एक गेंद लुढ़क रही है बिना फिसले हुए। कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज के। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन यानी जो घुमाव की त्रिज्या है उस गेंद की किसी अक्ष के परितः, और वो अक्ष जो इसके केंद्र बिंदु से गुजर रहा है यानी इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, वो उसकी वैल्यू के है। तो कह रहा है इफ रेडियस ऑफ बॉल इज बी आर, अगर गेंद की त्रिज्या आर है, देन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी। तो टोटल एनर्जी का कितना भाग, कितना फ्रैक्शन घूर्णन गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में हमको रेशियो निकालना है मोटी मोटी भाषा में, और पीछे हम लोग ये निकाल चुके हैं तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो देखिए टोटल एनर्जी तो दो प्रकार की ऊर्जा, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा, एक स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस स्थानांतरण गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये वैल्यू रख देंगे आई की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू आई की रखेंगे और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि ऐसा लिखा कैसे गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के दिया गया है तो इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की जगह हाफ एम के स्क्वायर रख देंगे इंटू वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर होगा। तो ये स्क्वायर है तो ये वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 2 हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ये, और ये हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो जब कॉमन लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो अगर हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात में ये हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा रोटेशनल और टोटल में। तो ये ऊपर के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बचेगा, नीचे 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाफ एम वी कट जाएगा। तो अगर केवल ये रहेगा रोटेशनल, तो रोटेशनल अपान टोटल अगर निकालेंगे फ्रैक्शन तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर अपान इंटू के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा, और ये नीचे हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा,
तो ऊपर केवल के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बचेगा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व करने में तो 88 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोल विद आउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। तो कह रहा है एक ठोस सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, यह लुढ़क रहा है एक झुके हुए तल पर और झुके हुए तल का जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी लंबाई l है और ऊंचाई h है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीच इट्स बॉटम। तो जब सिलेंडर लुढ़कते लुढ़कते इसकी तली पर पहुंच जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की गति कितना होगी ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एट हाइट h। तो h ऊंचाई जो है इस तरह मान लीजिए h ऊंचाई है, यहाँ से लुढ़काया जा रहा है, ये सीधा रहेगा, यहाँ पर घुमाव है इस तरह रहेगा। तो h ऊंचाई पर जब रहेगा तो कुल उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वहाँ से लुढ़काया जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो कुल मिला के ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ला है उसके हिसाब से mgh हमारा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेड द बॉटम, जब तली पर पहुँचेगा उस समय जो सेंटर ऑफ मास है, इसका द्रव्यमान केंद्र है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि स्थानांतरण और घूर्णन दोनों गतिज ऊर्जा है। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ। अब देखिए सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड डिस्क का या चकती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है। तो चूंकि मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो यहाँ पर हाफ mk स्क्वायर लिख दिया आई की जगह इनटू ओमेगा हमारा क्या होगा, ओमेगा हमारा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v अपान आर। तो यहाँ v अपान आर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो सॉलिड सिलेंडर है इसका आई हाफ mr स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ mr स्क्वायर की जगह रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ पर mk स्क्वायर लिखा है। तो ये हमारा आ गया हाफ mv स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा था तो यहाँ अलग से लिखना पड़ा है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। हाफ mr स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर होगा, तो m से m कट जाएगा तो k स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हाफ होगा, इसीलिए k स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बराबर हाफ आया है। तो k स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की जगह हाफ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस हाफ यानी 3/4, 3/2 हो जाएगा और ये हाफ और है तो ये 3/4 mv स्क्वायर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही पूरी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही चेंज हो गई है इस काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh बराबर 3/4 mv स्क्वायर हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा √4/3 gh। क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इसी के बराबर ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो v बराबर आ जाएगा √4/3 gh। तो सेंटर ऑफ मास की
जब बॉटम पर पहुंच जाएगा सिलेंडर तो वेग कितना होगा, √4/3 GH। 89 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि कंसीडर ए कॉन्टेक्ट पॉइंट P ऑफ ए व्हील ऑन ग्राउंड विच रोल्स ऑन ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। कह रहा है कि एक पॉइंट P मानना है ग्राउंड पर, जमीन पर, जहां पर एक व्हील यानी पहिया है वो बिना स्लिप किए रोल कर रहा है यानी लुढ़क रहा है। कह रहा है देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P व्हेन व्हील कंप्लीट हाफ ऑफ रोटेशन। तो कह रहा है कि इस स्थिति में जब पहिया आधा चक्कर पूर्ण करता है तो उस पहिए के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा, ये हमको बताना है। और वो पहिए की त्रिज्या दे दिया है 1 मीटर। तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से निकलेगा, समझने का प्रयास करिए। तो देखिए पॉइंट P है, अब ये ऐसे घूमेगा पहिया बिना फिसले हुए। जब घूमेगा तो आधा चक्कर में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आधा चक्कर का मतलब एक व्यास में घूमेगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा आधा चक्कर में। अगर पूरा चक्कर पूर्ण करेगा तो फिर यहीं आ जाएगा, तो आधा चक्कर में यहाँ आ गया। तो कुल मिला करके अगर इस फिगर को हम देखें तो पूरा चक्कर में जो कोण बनता है वो कितना होता है, 2π होता है। 360 कहें या 2π, तो आधा चक्कर में कितना होगा, पाई। तो यहाँ से इतना जितना दूर चला आधा चक्कर आने में, ये वो दूरी हो गई, और यहाँ से ये P पॉइंट तक रेखा खींच ली। तो त्रिज्या चूंकि 1 मीटर है तो व्यास पूरा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन में त्रिज्या दी है 1 मीटर, तो ये ऊंचाई हो गई 2 मीटर, और ये चली गई दूरी, क्योंकि आधा चक्कर घूमा है तो पाई होगी। अगर पूरा घूम जाता तो 2π हो जाता, क्योंकि पूरा चक्कर मतलब एक वृत्त बनता, यानी वृत्त का पूरा 360 डिग्री कोण होता है, यानी 2π उसी को कहते हैं, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ गया, यानी ये रेखा खींची जाए तो सीधी आएगी। सीधी रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए दूरी 180 डिग्री या पाई मीटर के बराबर। अब देखिए, कह रहा इफ हाफ रोटेशन पॉइंट P हैज मूव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर क्षैतिज दिशा में आधा चक्कर घूमे तो P पॉइंट कितना दूरी तय करेगा, πd/2, यानी पाई इंटू d/2 मतलब व्यास का आधा, क्योंकि आधा ही चक्कर घूमा है, तो व्यास का आधा यानी d/2। तो d/2 यानी व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या, तो पाई इंटू r लिख दिया। तो पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, तो पाई मीटर आ गया। तो कहने का मीटर मतलब ये है कि आधा चक्कर में पाई मीटर चला, ये हमारा पहिया या व्हील। हमने इस तरह निकाला है, वैसे खुद ही डायरेक्ट आधा चक्कर का मतलब 180 डिग्री है, तो पाई मीटर ही चला, डायरेक्ट भी यहाँ निकल के आ गया है फिगर से। तो इफ द सेम टाइम इट हैज मूव वर्टिकल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। अगर इतने ही समय, क्योंकि जितने समय में आगे बढ़ा उतने समय में ये पॉइंट हमारा ऊपर पहुंचा, तो ऊपर पहुंचा तो कितना दूरी पर तय किया, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कितना दूरी तय किया, त्रिज्या की 2 गुनी, क्योंकि व्यास के बराबर तय किया यानी 2 मीटर, तो ये 2 मीटर हो गया। तो ये पाई, ये 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो P बराबर √2 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये आ गया √π स्क्वायर प्लस 4 है। 90 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहा है एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है, उसको एक चिकने
क्षैतिज तल पर रख दिया गया। कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट हाइट h फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। तो निचले बिंदु से h ऊंचाई तक इसमें एक क्षैतिज बल लगाया जाता है। कह रहा है फ्रॉम द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज करेक्ट। तो फोर्स लगाने से जाहिर सी बात है किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो उसमें त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो कह रहा मैक्सिमम एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा सेंटर ऑफ मास का, तो उसके लिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो किस बिंदु पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन एट द कॉन्टेक्ट सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चिकनी सतह है तो इसमें फिसलने के अलावा लुढ़कने वाली गति नहीं हो सकती क्योंकि घर्षण नहीं है। तो वही कह रहा है कि सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन एट द कॉन्टेक्ट सरफेस देयर विल बी नो रोलिंग। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, चिकनी क्षैतिज सतह है, तो उस पर कोई घर्षण नहीं। जब घर्षण नहीं होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का रोलिंग मोशन या लुढ़कने वाली गति संभव नहीं है। तो कह रहा है हेंस द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स F। तो जब रोलिंग मोशन होगा नहीं, लुढ़कने वाली गति होगी नहीं, तो उस पर जो एक्सेलरेशन होगा उसके द्रव्यमान केंद्र का वो स्थिति से स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स F। तो लगाया गया बल किस पोजीशन पर लगाया जा रहा है इससे स्वतंत्र होगा त्वरण हमारा या सेंटर ऑफ मास का त्वरण या एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन H एंड R, इसलिए H और R के बीच में किसी भी प्रकार का हम लोग रिलेशन या संबंध नहीं बता सकते। तो 91 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 का D, नो रिलेशन बिटवीन H एंड R। तो H और R के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा जब तक घूर्णन गति नहीं होगी, और घूर्णन गति इसमें नहीं होगी क्योंकि सतह चिकनी है। चिकनी सतह पर घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो घूर्णन गति नहीं होगी। जब घूर्णन गति नहीं होगी तो H और R के बीच हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं अगर पीछे समझें तो। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने की है, यहाँ k² आता है, यहाँ पर H आता है। तो जब ये रोलिंग मोशन होगा ही नहीं तो न K होगा न R होगा, तो हम R और H के बीच में रिलेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से 91 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिस्क इज रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM, विच वन विल बी करेक्ट। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। कह रहा है एक डिस्क रोल कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास लुढ़क रहा है। कुल मिला डिस्क इज रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM। तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो VCM लिखी गई है, सेंटर ऑफ मास। तो विच वन विल बी करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है हमको बताना। तो यहाँ पर देखिए फिगर, देखिए फिगर से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि नीचे वाले बिंदु पर ये इधर को गति अगर होगी तो ये आगे की ओर बढ़ेगा यानी इधर को, और जब ये ऐसे घूमेगा तो घुमाव वाली गति इधर को होगी, इस तरह पीछे की ओर। तो ये आगे वाली पीछे वाली आगे बढ़ने वाली, ये घुमाव वाली वेग इधर को होगा क्योंकि घुमाना है इसको तो घूमेगा ऐसे। तो इस बिंदु पर इधर को तीर लगेगा और आगे जाने वाला स्थानांतरण गति के कारण आगे लगेगा, घुमाव वाली गति के कारण पीछे को तीर लगेगा क्योंकि घुमाना। तो v बराबर 0 हो जाएगा। अब इस बिंदु पर देखें तो इस बिंदु पर क्या होगा
कि सेंटर ऑफ मास है तो इसकी गति होगी केवल स्थानांतरण, घूर्णन गति नहीं होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर यह धुरी में है, धुरी में कोई घूर्णन नहीं है, केवल बाहरी कणों पे घूर्णन होता है, तो केवल स्थानांतरण गति होगी, तो VCM है। अब यहाँ पे देखिए स्थानांतरण गति भी इधर को ही है, घूर्णन गति भी इधर को ही है, तो स्थानांतरण और घूर्णन दोनों जुड़ेंगी तो V और V 2VCM हो जाएगा। तो 92 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2V सेंटर ऑफ मास एंड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। यहाँ पर पड़ते B से टच किया पॉइंट है वहाँ पर 0 होगी। तो पीछे देखिए हमने VCM को सेंटीमीटर बोल दिया था एक जगह, तो ये सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि वहाँ इसने कुछ क्लियर बताया नहीं था। अब आगे आ जाता है 93 नंबर क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सॉलिड स्फीयर बॉल रोल ऑन ए टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। पीछे भी कर चुके हैं, फिर से यही क्वेश्चन आ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप सॉलिड स्फीयर की आई की वैल्यू पता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो करना कुछ भी कठिन नहीं है। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ mv², और रोटेशनल कितना होगी, हाफ I⍵²। तो हाफ जो ठोस गोला या बाल होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, और ओमेगा की जगह v²/r² रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा हाफ mv²। पीछे बहुत बार कर चुके हैं, तो हम ओमेगा की जगह v²/r² रख के आपको नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद रखिए। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² ये, और घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ 1/5 mv², जुड़ गया तो आ गया 7/10 mv²। तो रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा अपान कुल ऊर्जा हो जाएगी हाफ 1/5 mv² अपान टोटल 7/10 mv²। तो ये 5 से 2 बार कटेगा, ऊपर जाएगा तो 2/7 आ जाएगा, mv² कट जाएगा। 93 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर all of the same mass and radius are allowed to roll down from rest one of the inclined plane then। कह रहा है एक ठोस गोला है, डिस्क यानी चकती है, और एक ठोस सिलेंडर है, तीनों को एक ढलान वाली सतह से स्थिर अवस्था से लुढ़का दिया गया। तो कह रहा है कि कौन तली पर पहले पहुंचेगा, ये हमको बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, सीधा हमको k²/r² की सारी वैल्यू निकाल लेना है, जिसके लिए ज़्यादा आएगी उसी में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर सॉलिड स्फीयर k²/r² = 2/5 करके देख लीजिए। इसको कैसे करना है हम बहुत बार बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना होती है 2/5 mr² = mk² हो जाएगा, mk², m कट जाएगा तो k²/r² आ जाएगा 2/5 किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। इसी प्रकार सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ mr² होता है, तो k²/r² बराबर 1/2 आ जाएगा। फॉर ए सॉलिड स्फीयर k²/r² इज स्मॉल, क्योंकि 5 नीचे है तो जिसके लिए k²/r² की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको तली तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसके लिए k²/r² की वैल्यू कम होगी उसके लिए तली में पहुंचने में समय कम लगेगा। तो ठोस गोले के लिए देखिए कम है, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए k²/r² की वैल्यू 1/2 ही होगी, तो इसलिए डिस्क का नहीं लिखा है। तो वही कह रहा है कि k²/r² सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोले के लिए सबसे कम है, क्योंकि 5 नीचे है, नीचे जितना ज़्यादा होगा तो भाग देने पे वैल्यू उतनी कम आएगी। तो इट टेकन मिनिमम टाइम, इसलिए कम समय लेगा टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, डिस्क एंड सिलेंडर रीच टुगेदर लेटर।
तो डिस्क और सिलेंडर बाद में पहुंचेंगे इसके, और साथ साथ पहुंचेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों के लिए k² / r² 1/2 ही है, तो टुगेदर मतलब साथ साथ पहुंचेंगे। 94 का ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले बॉटम में पहुंचेगा और सॉलिड सिलेंडर और डिस्क साथ साथ पहुंचेंगे, तो 94 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द स्पीड ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज। तो स्पीड हमको निकालना है ठोस गोले की जो होमोजीनस है, मतलब सब जगह एक ही समान है। डाउन, रोलिंग डाउन यानी लुढ़कते हुए किसी ढलान वाली सतह पर जा रहा है जिसकी ऊंचाई h है, और फ्रॉम रेस्ट, ऊपर रेस्ट में था, नीचे लुढ़कते हुए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि h हाइट पर जब रेस्ट में था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा थी वही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा दो प्रकार की होगी, एक स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और एक गुणन गतिज ऊर्जा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी h ऊंचाई पे है तो mgh हो जाएगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितना होगी, हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। तो हाफ mv² प्लस हाफ ठोस गोले के लिए 2/5 mr² होगा इंटू v²/r² हो जाएगा। ये ओमेगा की जगह v/r रखेंगे तो r² से r² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस 2/5 mv², 2/5 mv²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे दोनों 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर 5 प्लस ये 2 7 2 हो जाएगा mv², यानी 7/10। तो mgh बराबर 7/10 mv², तो m से m कट जाएगा, तो v बराबर √10gh/7 आ जाएगा। तो 95 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 96 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।